टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर जो होने वाला है आपका आरआरबी एएलपी को ध्यान में रखते हुए। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप डी और जो एनटीपीसी के बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन। यहाँ पे हम रेलवे के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं एएलपी के, जो जिन बच्चों का 16, 17, 18 को पेपर है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रही हूँ। फॉर्मेट चेंज नहीं होता है किसी भी एग्जाम का। हर सेशन के अंदर या हर शिफ्ट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे वो क्वेश्चन है। सेशन नंबर 1, सेशन 2 और सेशन 3 जो थर्ड आज हम कर रहे हैं ये है आपका 26 नवंबर को होने वाला पेपर। 25 नवंबर 2024 को जो शिफ्ट 1, 2 और 3 हुई थी उन्हीं के ये क्वेश्चंस हैं। सेट 3 आज की डेट में हम करने लग रहे हैं। उसके अलावा आप में से जो भी बच्चा इस साल रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाला है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको साइंस की थ्योरी अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी विद ऑल द डिटेल्स एंड द डेटाज। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सेशन है या एक क्लास 24 एप्लीकेशन पे पूरा एक कोर्स है जो हाई वोल्टेज बैच के नाम से आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। यहाँ पे हम जितनी भी ग्रुप डी रेलवे की एनटीपीसी एएलपी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपका कवर कराने लग रहे हैं। इस पूरे सेट के अंदर 5000 पीवाईक्यूज भी हैं, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी थ्योरी और हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट टेस्ट, एक टेस्ट और आपके सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करता हुआ एक रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं जहाँ पे एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और कांस्टेबल सारे एग्जाम्स के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट जो कि आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता है, उसमें जीके के क्वेश्चन आपके अपडेट होते हैं। तो ये टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए आप क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आपको टेस्ट में टेस्ट लेना है तो टेस्ट के लिए, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर रेलवे पे जाके थ्योरी या टेस्ट जो है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर अ यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास यानी कि पदार्थ की जो इकाई होती है ना उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एएमयू के नाम से भी जाना जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए इस ब्रह्मांड के अंदर और इस धरती पे जो भी चीजें बनी हुई है ना वो सारी की सारी एटॉमिक या एटम की बनी हुई हैं। जो मास होता है जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, ये द्रव्यमान कांस्टेंट होता है यानी कि हमेशा स्थिर रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और मास, या अगर किसी भी वस्तु में मास है यानी कि किसी भी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसको आप मैटर कहोगे, यानी कि उसको आप पदार्थ के नाम से जानोगे। और जो मैटर होता है वो किस चीज का बनता है? वो एटम का बनता है, यानी कि ये परमाणु का बनता है। ठीक है, परमाणुओं का बना होता है परमाणु। और एटम की जो इकाई होती है वो हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट या यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट विद आयरन एटम टू फॉर्म Fe3O4। Fe3O4 ये फॉर्मूला डॉट में x अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखे जाते हैं। ये फॉर्मूला हम कब बोलते हैं? जब हमारे पास आयरन जो है वो रस्टिंग या आयरन जो है वो Fe3O4, देखो एक तो फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो जब रस्ट के लिए लिखते हैं ना तो हम Fe2O3 लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड के नाम से। ये फेरस ऑक्साइड है। यहाँ पे क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। आयरन के लिए ये भी याद रखिए कि आयरन की वैलेंसी चेंज होती है, Fe2+ भी हो सकती है और Fe3+ भी हो सकती है। प्लस में 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज 3 आयरन के मॉलिक्यूल, 4 पानी के मॉलिक्यूल, ये बनाते हैं Fe3O4। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन कितने लिबरेट होते हैं? 4 हाइड्रोजन H2, पूरा का पूरा ये लिबरेट हो गया। यहाँ से ये जो 3Fe था वो Fe3 हो गया, O जो था वो O4 बन गया। आई गेस क्लियरिटी है। तो यहाँ पे जो कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज हो रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का कार्य क्या है? सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये पौधों में पाए जाने वाले वस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन ऊतक। किस नाम से जानते हैं?
संवहन, ऊतक के नाम से जाना जाता है इनको। ये पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम पानी और पानी के साथ खनिज को ऊपर पेड़ों में भेजता है। फ्लोएम जो है वो क्या करता है, वो भोजन को भेजता है। ठीक है, फ्लोएम क्या कर रहा है, भोजन को भेजता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम आपसे पूछा जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर, खनिज एवं जल का संवहन करने का काम कौन कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मिनरल एंड वाटर, और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑप्शन होता तो आपसे क्वेश्चन में फ्लोएम पूछा होता। एक बार डायग्राम के साथ इनको देख लेते हैं। जो जाइलम होता है वो हमेशा ग्रेविटी के विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि वाटर एंड मिनरल आप पेड़ों में नीचे देते हो पानी, वो पानी पौधों की जड़ों से होके पौधे की विभिन्न तनों और पौधों की पत्तियों में जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम में वेसल्स होती हैं, नलिकाएं मौजूद होती हैं और ट्रैकीड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकीड से बने होते हैं पूरे हमारे जाइलम। जो फ्लोएम होता है उसमें सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, सखी कोशिकाएं और छन्नी, सीव होता है छन्नी, है ना, सखी कोशिकाएं और छन्नी यानी कि सीव और कंपेनियन, जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं इसको। जाइलम और फ्लोएम में ये अलग अलग चीजें हैं, सी वेसल ट्रैकिड, सीव और कंपेनियन, साथ में याद रखिए पैरेन्काइमा और फाइबर, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। ये ऊपर की तरफ मतलब जो जाइलम होता है वो हमेशा मूवमेंट ऊपर करता है, जो फ्लोएम होता है वो मूवमेंट अब मतलब रिवर्स में करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर यानी कि चेंज ऑफ मूवमेंट, मोमेंटम, संवेग किसके प्रोपोर्शनेट होता है या डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है, तो मोमेंटम जो होता है दैट ऑलवेज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए, ये अपन ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ पीछे के सेशंस में किया है। मोमेंटम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कम करता है। ठीक है, संवेग होता है किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया गया जो एक्ट है या किया गया जो एक्ट है उसका कितना इम्पैक्ट है या उससे कितना बल लग रहा है। मोमेंटम की जो फॉर्मूला है वो P इज इक्वल टू mv होता है, राइट। एंड फोर्स का जो फॉर्मूला है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में वो dp अपॉन में dt होता है। तो याद रखिए मोमेंटम इज डायरेक्टली या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनेट टू फोर्स। ठीक है, फोर्स, बल। which phenomena is involved in the formation of image by an mirror, शीशे पे, दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्शन। इवन जब मैं आपको दिखाई दे रही हूँ वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, जो ट्यूबलाइट्स हैं वो जल रही हैं जिसकी रोशनी जो है आगे तक जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड क्ले प्रेजेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ ओर, इनमें से कौन सा तरीका या किस चीज का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित रेत और मिट्टी को अलग या अशुद्धियां, जो मिट्टी और रेत है उसको उस जैसी अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो गैंगवे या गैंगवी याद रखिए, जब भी गैंग्स हैं वो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सैंड है, क्ले है, छोटे छोटे पत्थर है या छोटी छोटी ऐसी कंकड़ी होती है ना, उनके लिए हम इसको इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg मास ऑब्जेक्ट, मास कितना है 2 kg है, ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.5 मीटर सेकेंड। तो हाफ mv², सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, 1/2 इंटू 2, वेलोसिटी कितनी है 7.5 इंटू 7.5, v² लगाना है। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 7.5 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, 5 के हिसाब से आंसर आएगा, 7.5 नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 5 के हिसाब से तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए वो 5 होना चाहिए और हिंदी में 5 है भी, सो 5। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 5 25, 25 जूल करके याद रख लिया यहाँ पे 25। ठीक है, 25 जूल, राइट, 25 जूल करके याद रखिए, आंसर जो है वो आपका 25 जूल होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल चेंजेस इट्स शेप, निम्नलिखित में से किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? अमीबा, एग सेल, स्मूथ मसल सेल या नर्व सेल? देखिए नर्व सेल मनुष्यों में या फिर जानवरों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका होती है और ये लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर की, ठीक है, इवन एनिमल्स के बॉडी का भी। एग सेल जो होता है ये फीमेल्स में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऐसे बोल सकते हैं। लंबाई में नर्व सेल, ब्रॉडनेस में एग सेल, स्मूथ मसल सेल हमारे पेट में पाई जाने वाली मसल्स को बोला जाता है अमीबा। याद रखिए अमीबा जो कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा को, राइट, प्रोटिस्टा कैटेगरी को अमीबा बिलोंग करता है। एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है तो इसको हम यूकैरियोटिक भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। इन निम्नलिखित में से इमल्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? इमल्शन के एग्जाम्पल आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। सारे इमल्शन के एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इमल्सन हिंदी में हम इसको पाइसन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इमल्सन नहीं, इसको पाइसन करके लर्न करिए, पाइसन, है ना। अब इमल्सन क्या है? जहाँ पे दो चीजें जो है वो बहुत अच्छे से, जैसे मिल्क है, मिल्क जो है वो इमल्सन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमने कह दिया कि फैट इन वाटर, ठीक है, फैट इन वाटर जो है वो क्या हो गया? मिल्क हो गया एक्चुअली, या उल्टा भी लिख सकते हैं, फैट इन वाटर अगर लिख दिया तो फैट इन वाटर भी ठीक है। अब जैसे बटर है, बटर भी इमल्सन ही है ना, बटर क्या है? उल्टा, वाटर इन फैट, ठीक है, वाटर इन फैट। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए इमल्सन के एग्जाम्पल। अभी आजकल बड़ा फेमस ही है, आप मोमोज वगैरह आजकल हम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें ना एक सॉस आती है वाइट कलर की जिसको मायो या मेयोनीज कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपके शरीर के लिए खतरनाक तरीके से नुकसानदायक होती है। ये क्या है? ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, सिंपल। इसमें क्या करते हैं? रिफाइंड तेल में पानी डाला और उसके बाद उसको जोर से मिक्सी में घुमा दिया, तो जो पेस्ट बनता है ना वो मेयोनीज होता है, ये भी इमल्सन ही है, ठीक है। कोल्ड क्रीम जो है वो कॉस्मेटिक के अंदर जो आती है, फेस क्रीम जिसे हम कहते हैं, फेस क्रीम की जगह कोल्ड क्रीम भी आता है, तो भी याद रखें ये सारे के सारे जो हैं वो इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। किसके? ये सारे के सारे इमल्सन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो डी यहाँ पे ऑप्शन है। स्पंज जो है ये आपका सॉलिड इन गैस इन सॉलिड हो गया। रबड़ जो होती है, रबड़ ये सॉलिड, ये मैंने आपको चार्ट कराया है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम वाला, ये अलग से भी मैं आपको पूरा का पूरा करा दूंगी, ये थोड़ा सा दोबारा लर्न करना पड़ेगा अपने को, ये करते हैं, ठीक है। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन इकोसिस्टम? प्रोड्यूसर पौधे हो गए यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो पौधों को खाएंगे, जैसे कि ग्रास हॉपर लिख लेते हैं। सेकंड मेढक हो गया, फ्रॉग हो गया जो ग्रास हॉपर को खाएगा। टर्जरी क्या हो गया? स्नेक हो गया। तृतीय उपभोक्ता, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हमारी धरती पे प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। जैविक घटक या उत्पादक इनको बोल लीजिए। समुद्रों के अंदर पौधे मौजूद होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके अलावा हमारे पास हमारे इकोसिस्टम में भी, जैसे घास को भी अगर हम कंसीडर करें तो ये सारी चीजों में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा। जब हम इकोसिस्टम में फूड चेन का डायग्राम भी बनाते हैं ना, हमेशा ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, स्ट्रेट अपराइट, इन्वर्टेड उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड, अपराइट पिरामिड। तो ये ना इनका नंबर बता रहा है, ये अगर प्रोड्यूसर है तो इनकी संख्या ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा एक चीज आपने देखी यहाँ पे, नोट किया होगा सारे बच्चों ने जो तीनों सेशन देख रहे हैं, कि जो हमारा ये वाला टॉपिक है, तो 25 नवंबर को 24 नवंबर को जो पेपर हुआ है, उन दोनों दिन में ये वाला टॉपिक उठाया गया है कंपल्सरीली।
दूसरा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम वाला जो टॉपिक है वो भी बार बार उठाया जा रहा है। तो जो जो टॉपिक आपके बार बार उठाए जा रहे हैं उनकी मैं अलग से भी क्लास लूंगी, वो भी आपको पूरा समझना है, ठीक है। जैसे ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एपेक्स। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ग्रीन प्लांट्स का, उनका नंबर ज्यादा है, ये जो ब्रॉडनेस है नीचे वो यहाँ पे नंबर को ही दर्शा रही है, ठीक है। इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन यील्ड, किसी भी सिचुएशन में जब कार्बन को आप जलाओगे तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन वेरी सिंपल, अगर आपने एसिड के साथ बेस को रिएक्ट किया है तो हमेशा सॉल्ट और प्लस में पानी बनेगा। एग्जाम्पल, अगर हमने सिंपल सा कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे हमने NaOH, हम एक्सट्रीम वैल्यू लेते हैं। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, बहुत मजबूत अम्ल, बहुत मजबूत क्षार होता है NaOH। प्लस HCl जो है वो क्या है, बेसिक। HCl जो है वो खतरनाक एसिड, बेसिक और एसिड, इसको आप मिला दोगे तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्ट हो गया, H2O क्या हो गया, पानी। तो एसिड और बेस मिलके हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है, यानी कि हमारे पास अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वो अच्छे से हमको पार्टिकल ऑफ मैटर के रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। या मान लीजिए कि पानी में मैंने किसी भी चीज को घोला है ना, या हमने किसी भी चीज को पिघलाया, हमने किसी भी चीज को जलाया, वो हमको ये बताता है कि स्पेस पार्टिकल के बीच में कितना है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे घुलने वाला ऑप्शन हो वो चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग, बर्निंग, बॉइलिंग नहीं, हमेशा याद रखें डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन लिखा होगा वर्ड, तो ही आपको यहाँ पे पार्टिकल के स्पेस की बात करनी है, ठीक है। घुलने वाली जो चीजें होती हैं। ईच ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन दिस ऑल्सो वी हैव रिपीटेड हेयर, मोर बाय पैटर्नल डीएनए देन बाय पैटर्नल, नहीं लिख सकते, इक्वली वो बोथ, इक्वली बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक है। by which biological processes are harmful metabolic waste eliminated from our body, हमारे शरीर में किस प्रोसेस से हार्मफुल वेस्ट निकलता है बाहर, हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किडनी जब हम पढ़ते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, हमारे पास 2 सेट ऑफ किडनी है या एक पेयर ऑफ किडनी है जो फिल्टर करने का काम करती है। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा और जो आंसर मैं बताऊंगी इसको समझ लीजिएगा। इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, 6 गुना ज्यादा है चंद्रमा के गुरुत्वीकरण से या त्वरण से, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, ठीक है। ट्रू लिखा हुआ है, द वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स ग्रेटर और ऐसे करके ऑप्शन है। याद रखिए यहां पे अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का 6 गुना है मून से, या ये कह लीजिए कि मून पे 1/6 ग्रेविटी हो जाती है अर्थ के, एक ही स्टेटमेंट है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम ग्रेटर देन द वेट ऑन मून। अगर 600 न्यूटन का कोई व्यक्ति पृथ्वी पे है तो चांद पे जाके वो 100 न्यूटन का ही भार करता है, ठीक है। बाकी जो है वो गलत है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, नहीं 6 टाइम्स होता है, सेम नहीं होता है। और तीसरा जो है वो चांद पे 6 गुना ज्यादा हो जाता है, ये ऑप्शन है, ठीक है। मैंने चारों ऑप्शन बता दिया आपको। हमें ये पता है कि पृथ्वी पे ग्रेविटी मून से 6 गुना ज्यादा है, या मून पे पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी 1/6 है, तो वजन जो होगा फॉर्मूले के हिसाब से W = m/g, यानी कि वजन मास पे निर्भर करता है, वजन ग्रेविटी पे निर्भर करता है। मास कांस्टेंट वैल्यू है तो चेंज क्या हो रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी 1/6 है तो वेट भी क्या हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी रहेगा आपका। ऐसे बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो भाई आपको घबराना नहीं है, पेशेंसली पढ़ के आंसर दीजिए, क्वेश्चन ईजी होते हैं।
व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो शेप ऑफ कंडक्टर याद रखिए, कौन सी चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है, या एट द सेंटर, अगर हम बोले एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की मैं बात करूं तो याद रखिए सेंटर के ऊपर, ठीक है, सेंटर के ऊपर जो हमारी करंट कैरिंग लाइंस होती हैं वो एक्सेसिवली अच्छे से काम करती हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, पहले मिरर बनाना है इस क्वेश्चन में, पीछे पेंट कर दीजिए तो आगे ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, रियल फोकल लेंथ इसकी किस तरफ है, इस तरफ है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, शीशे कनकेव मिरर है तो -10 होगा, इज इक्वल टू माई रियल इमेज जो फॉर्म कर रही है, इमेज जो फॉर्म कर रही है 1/v, मतलब वो हम वापस माइनस करेंगे फ्रंट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/u, यही होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो u होता है हमारा, ये फॉर्मूला रहेगा, इसको इधर ले जाते हैं 1/10 माइनस इधर ले गए प्लस 1/20, जो ये है ये माइनस है, नीचे माइनस था, ऊपर ऊपर आके ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। ऊपर वैल्यू लगा दें यहाँ पे, बीच में माइनस है हमारा, है ना, नीचे 20 लगा दीजिए, है ना, 1 2 माइनस प्लस 1 अपॉन में v, है ना, -2 अपॉन प्लस में 1, यहाँ पे क्या हो गया -1 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन में u, तो u क्या हो गया -20, ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, सिंपल सा समझ लीजिए, जब भी हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर में हमेशा इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल तीनों चीजें क्या होंगी, नेगेटिव ही होंगी, क्योंकि शीशे के इस तरफ है। क्या चीज पॉजिटिव होती है, हाइट, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी, इमेज हमेशा उल्टी बनती है एक केस को छोड़ के, तो इमेज की हाइट जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, समझ गए। ओके, 25 नवंबर की शिफ्ट में थर्ड में जो साइंस के क्वेश्चन थे वो टोटल 30 हम मतलब 20 आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन 18 क्वेश्चन थे, तो याद रखिएगा कि जब आप ये क्वेश्चन देते हो इनका नंबर वेरी करता है, कभी कभी 22 भी आते हैं, किसी किसी सेट में 18 भी हो जाते हैं, ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन पिक होते हैं। बाकी जो थ्योरी का पूरा जो पार्ट है, जो बैच है, वो आप हाई वोल्टेज बैच क्लास 24 से ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वापस 8 o'clock पे, जहाँ पे मैं आपको वापस ये सेशन पूरा RRB 2024 ALP में पूछे गए सारे प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ, जो आपके फरवरी में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।